के नाम पे एक्सेस दे दूंगा। रीजन है ये सारे चीजें तुमको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। ये मैंने काफी दिनों से मैंने चीजों को फॉलो किया। ओके, मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन को, एंटायर स्क्रीन। ओके ओके, सो सबसे पहले हमें ये समझना है फ्री फ्लोट क्या होता है, ठीक है। देखो, फ्री फ्लोट मैंने शायद मेरा एक मॉड्यूल में मैंने बताया था, या फिर आई थिंक मेरा जो यूट्यूब फ्री वीडियो है वीकली जो सेटअप है उस पे मैंने बताया था। फ्री फ्लोट हम लोग जनरली चेक करते हैं बीएससी के साइट पे जाके, जिसको मतलब 500 करोड़ के नीचे है फ्री फ्लोट, हम लोग उसी स्टॉक्स पे ज्यादा मतलब ट्रेड करते हैं। बट वो क्या होता है, कभी कभी सब्जेक्टिव हो जाता है। सबसे पहले फ्री फ्लोट हम समझते हैं। देखो, आज का जो सेशन मैंने रखा इसके पीछे रीजन है कि मुझे ये समझना है कि मार्केट को आप लोग मतलब अभी तक कितना समझे, उसके ऊपर बेस करके आज का ये सेशन बना है। तो मुझे सबसे पहले कोई भी बताओ कि किसी भी स्टॉक्स पे अगर सेलर कम हो तो वो स्टॉक्स ऊपर जाएगा या फिर एक ही रेंज पे रहेगा? क्या आइडिया है तुम्हारे पास, बताओ। कोई भी बताओ, क्या आइडिया है? रेंज में रहेगा ना सर। कोई और बोलेगा? साइड वेज रहेगा सर। अच्छा, ठीक है, म्यूट कर लो। मैंने एक ट्रेड लिया रिसेंट, ठीक है, उसको मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। उस पर हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, एंड इसको, इस पे मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे, ठीक है। कोई कुछ मैसेज करोगे तो मेरे को दिखेगा नहीं। बाद में बात करते हैं, जब मैं बोलूँगा तब बात करना, पहले दिखा देता हूँ। ये एक स्टॉक्स है, ठीक है। चलो, इसमें भी समझ में नहीं आएगा। चलो, इसमें बताते हैं। मुझे ये बताओ, ये जो जोन है, ठीक है, इस कैंडल से यहाँ तक कितना सेलर दिख रहा है क्या कोई सेलर? नहीं है। नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। अब देखो, मार्केट किस हिसाब से जाता है। मार्केट हमेशा, ये अगर बैलेंसिंग साइड है तो मार्केट हमेशा इम्बैलेंस साइड पे जाएगा। ये एक स्टेबल एरिया था, तो मार्केट जहाँ पे इम्बैलेंस है, अगर मेरे को ज्यादा, कोई लोग ज्यादा डिमांड लेके बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेलर नहीं है मतलब डिमांड ज्यादा है, हम लोग डिमांड जोन ढूंढते हैं ना, तो डिमांड जोन का मतलब क्या है? तो फिर मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है? अगर सेलर यहाँ पे होता, सेलर यहाँ पे होता, सेलर यहाँ पे होता, तो मार्केट नीचे नहीं आता। तुम जो लोग बता रहे हो वो ऑप्शन के रिगार्डिंग बता रहे हो। भाई, ऑप्शन और इक्विटी में ह्यूज डिफरेंस है, ये हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अगर इस जोन पे मेरा सप्लाई होता, इस जोन पे अगर मेरा सेलर बैठा हुआ होता, तो मार्केट ऊपर क्यों जाता? मार्केट तो नीचे आ जाता। इस जगह पे देखो, रेड कैंडल एंड उसका वॉल्यूम देखो, सेलर है ही नहीं। तो जब सप्लाई नहीं है, ठीक है, पता नहीं तुम में से कोई साइंस लेके पढ़ाई की हो कि नहीं की हो, मुझे नहीं पता, या फिर 11 12 में था कि नहीं पता। एक इक्विलिब्रियम बोल के एक चीज था, तो मार्केट का भी वही स्टेबिलिटी सेम चीज है। जब तक सेलर बेचते गया तब तक मार्केट नीचे आते गया। सेलर थक चुका है, बायर्स बस बैठ के तमाशा देखते गए। अब सेलर खत्म, सेल करने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है।
तो मतलब क्या है, ये जो साइडवेज था, ठीक है, जहाँ पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल चल रहा था, तो ये इस जगह पे आने के बाद कोई एक पर्टिकुलर टीम थक गया, कोई एक पर्टिकुलर टीम का एग्जिस्टेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। तुम लोग 10 हो, तुमको कोई 20 लोग रोक रहे हैं, तुमको जाने नहीं दे रहे हैं। तुम कब जा पाओगे? जब वो 20 लोगों को हटा दोगे, थका दोगे, जब वो लोग हट जाएगा, तुमको रोकने की कोशिश बंद कर देगा, तब जाके तुम आगे जा पाओगे, राइट? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? राइट सर। ये चीज हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, मार्केट भागने के बाद, मतलब क्या हो जाता है, हम लोग जब स्कैनर चालू करते हैं तो क्या होता है उसमें, जब ये वाला कैंडल बन जाता है, ये वाला कैंडल बनने के बाद हम लोग नेक्स्ट दिन आते हैं, उसके बाद इसके हाई पे बाय करते हैं, उसके बाद मार्केट ने 2-3% दे दिया, उसके बाद 3-4 दिन साइडवेज गया, हम लोग थक जाता है, अरे मार्केट तो ऊपर जा ही नहीं रहे, ये स्क्वाट बार आ गया, इसको देखोगे, तुम्हारा एंट्री देखोगे लगभग सेम है, अरे मार्केट तो मेरे को नीचे लेके जा रहे हैं, हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। एग्जैक्टली हम लोग वही करते हैं। सिर्फ वही नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग एंट्री करते हैं, अरे बहुत अच्छा वॉल्यूम आ गया, बहुत अच्छा कैंडल बन गया, इसके ऊपर हमारे बाय। नेक्स्ट दिन तुमको 5% 6% दिखाते हैं, उसी दिन जब क्लोजिंग देके जा रहा है तो तुमको नीचे देके जा रहे हैं, बस। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, उसी स्टॉक्स को चूज करना जहां पे ना सेलर है ना बायर है। वो कौन सा जगह है? ये जगह, ये जगह। अगर तुमको ज्यादा कमाना है तो। और एक चीज है, फ्री फ्लोट के बारे में मैं और भी बताऊंगा, उससे पहले और एक चीज है, मैं हमेशा ये बोलते आता हूँ, 50 एसएमए को एक थ्रेशोल्ड मान लो। यहाँ पे जो लोग देखेगा, ठीक है, अगर इस साइड से अगर हम लोग देखेंगे कि जेन्युइनली ये जो है 51% दे चुका है, लोग यहाँ पे भी एंट्री कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट दिन तुमको शायद दे के भी जाए, बट मैक्सिमम दिन ऐसा होगा कि इतना मूवमेंट के बाद मार्केट नीचे आएगा। देखो नेक्स्ट दिन दे के गया, बात सही है, कुछ स्टॉक्स तुमको दे के जाएगा क्योंकि मार्केट में इसके पीछे न्यूज़ है, सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ भी हो सकता है। जैसे फर्टिलाइजर में भी बहुत सारे ऐसा कंडीशन हुआ जो बहुत ऊपर है, और भी फूड वगैरह कुछ सेक्टर में कुछ न्यूज़ आ गया था, तो उसके 50 एसएमए से 20-30% ऊपर है, फिर भी 1-2 दिन मूव दे दिया, उसके बाद बस फॉल होना स्टार्ट हो गया। हिंदुस्तान जिंक में भी वैसा ही था, बहुत सारे स्टॉक्स में था। तो बात ये है कि ये तुमको तुक्के में कभी-कभी ऐसे स्टॉक्स देके जाएगा जो अपना बेस से बहुत दूर है। ठीक है, मैंने एक मॉड्यूल बनाया था, मुझे पता है कि कोई देखा भी नहीं होगा, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल था, बेस एनालिसिस। मार्केट स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेस, ये एक्चुअली बेस बनाता है। बेस का मतलब वही होता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर यहाँ पे अपना पोजीशन बनाता है। अगर जिस स्टॉक्स में बेस नहीं है, मतलब उसमें ऑलरेडी घुस चुका है इंस्टीट्यूशन प्लेयर, अभी उसको रिटेलर लोग ऊपर लेके जा रहे हैं, वो कभी भी फॉल हो सकता है। तो अगर सही में खेलना चाहते हो, जैसा मार्क माइमनी का पता नहीं कितने लोग नाम सुने हो, अगर नाम सुने होंगे तो मैं उन चीज मतलब उनके मैं फॉलो करता हूँ, तो उनका वही चीज है, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बेस बन रहा है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक्स अगर हम लोग देखते हैं, या फिर हम लोग जोमेटो का अगर देखते हैं, देखो बेस हमेशा 10 एसएमए के आसपास वीकली, ठीक है, वीकली 10 एसएमए के पास हमेशा बनेगा बेस, तो तब जाके तुमको रैली मिलेगा। अब देखो ये जो है वीकली 10 एसएमए से बहुत दूर चला गया, बाकी देखो कितना पास था, ठीक है, इतना नजदीक था। तो जब 10 एसएमए से बहुत दूर चला जाएगा तो वो आएगा ही आएगा नीचे। मेरा यही रीजन है इस चीज को समझाने के लिए, न्यूज बेस पे काम करोगे तो 1 से 2 दिन होल्ड करो, उससे ज्यादा नहीं, कभी भी गिरा देगा। नहीं तो तुम ट्रेडर बनने के लिए आए हो, तुम इन्वेस्टर बन जाओगे। तो फ्री फ्लोट के बारे में जो मैं बता रहा था उस चीज पे आते हैं। तो हाँ, और एक चीज है,
रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बड़ी कंपनी है, बट ये क्यों मूवमेंट नहीं देता है? क्यों मूवमेंट नहीं देता है? इसका मूवमेंट अगर देखोगे तो ये शायद 1 मिनट, अगर मैं वॉल्यूम को हटा दूं, 2.26% ऑन एन एवरेज। मतलब क्या है, 20 दिन का अगर एवरेज करें तो ये 20 दिन में हार्डली 2 से 2.5% मूव देता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग कुछ और देखते हैं, एनर्जी सेक्टर का कोई एक नाम बताओ, एनर्जी सेक्टर का कोई एक स्टॉक्स का नाम बताओ, नहीं तो जान दो। रिलायंस एनर्जी। रिलायंस का है तो मैंने अभी देखा है कि अरे रिलायंस सॉरी का सॉरी। आईईएक्स। वो आईएक्स है। अच्छा हाँ, इसमें भी मेरा एंट्री है, हालांकि मैं ये गलत जगह पे एंट्री किया, मैंने बहुत लेट एंट्री किया, मैं अभी पछता रहा हूँ। ये देखो मेरा एंट्री यहाँ पे है, मैंने इतना लेट एंट्री किया। अब देखो वही चीज़ है, मैं 1 2 3 4 4 दिन से मैं फंसा हुआ हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ये इसका एडीआर देखो 4.24%। मतलब क्या है, सेम सेक्टर, सेम इंडस्ट्री, एक मुझे ब्रेकआउट दे रहा है, रिलायंस अगर मुझे ब्रेकआउट दे रहा है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं रिलायंस के साथ कंपेयर करता हूँ। ठीक है, इसका रिलायंस का एडीआर अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ अच्छा वीकली बेसिस हो गया, इसको डेली कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी डेली है। तो देखो 2.26%, 4.26%, 24%। तो अगर हम मुझे ब्रेकआउट मिल रहा है तो मैं कौन सा स्टॉक्स पे मैं पैसा मतलब ट्रेड करना चाहूंगा। देखो मैं ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्टिव पे मतलब हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टर के नहीं, ठीक है। इन्वेस्टर का काम है जो अच्छे कंपनी है, जो लार्ज है, हेवी लार्ज है, जो धीरे धीरे चलेगा बट देगा, उस पे काम करेगा, वो 10 साल वेट कर सकता है, ठीक है। तो यही चीज मैं बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ब्रेकआउट आईएक्स यहाँ पे दिया था, ठीक है, कुछ 7 जनवरी के आसपास, ये भी कुछ 7 जनवरी के आसपास ब्रेकआउट मिला। देखो ब्रेकआउट दोनों में मिला, राइट, दोनों में मिला, बट हम प्रेफर किसको करें? जो मुझे 20 दिन में 2% दे रहा है, मतलब एवरेज, ये एवरेज है, ठीक है, जो 2% एवरेज दे रहा है या फिर जो मुझे 4% दे रहा है, तो डेफिनेटली मैं 4% वाला मैं ही जाऊंगा, क्योंकि मैं ट्रेडर हूँ, मुझे फटाफट इनकम करना है, राइट। ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले खुद को डिसाइड करना है कि तुम इन्वेस्टर हो या फिर तुम मतलब ट्रेडर हो। मैं निफ्टी 50 में ही मैं ढूंढता हूँ, ऑटो में देखते हैं, ठीक है। इसका एडीआर है 3.45%। कुछ और देख लेते हैं इसके कंपैरिजन में, जेबीएम ऑटो कितना देता है। देखो जेबीएम ऑटो ज्यादा दे रहा है, ठीक है, ये कुछ था 22 मई के आसपास, ये कुछ जगह पे इसका ब्रेकआउट वगैरह हुआ है। तो इसके कंपैरिजन में सेम सेक्टर का स्टॉक्स है, वो मुझे ज्यादा दे रहे हैं, तो हम लोग वही चीज फॉलो करेंगे जो मुझे ज्यादा देने वाला है, ठीक है। कुछ और देखते हैं,
ये इंडिकेटर एकदम फ्री है, इसमें तुमको मूविंग एवरेज वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। एक ही इंडिकेटर में तुमको सब कुछ दे देगा, तुम्हें सब कुछ दे देगा, ठीक है? इसका एडीआर कितना है? 3.36। तो हम लोग इस हिसाब से चेक करेंगे एडीआर कितना है इसका, 5%। तो हम लोग देखेंगे सेम टाइम पे अगर मुझे ब्रेकआउट दे रहा है एंड जिसका एडीआर अच्छा है एंड बाकी जो सॉरी टेक्निकल एनालिसिस है वो मुझे मैच हो रहा है, तो डेफिनेटली हम हाई एडीआर में जाने की कोशिश करेंगे। बट अगेन, सिर्फ एडीआर किसी स्टॉक्स का फ्यूचर नहीं बताता। ये एक क्या है, एक मैथमेटिकल एक साइंटिफिक वे है कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल आज ऑटो सेक्टर अच्छा मूव दिया, ठीक है? या फिर कल देने वाला है, तो यहाँ पे अगर मेरे पास ऑटो सेक्टर का कुछ 6-7 स्टॉक्स है एंड उसमें मैं देख रहा हूँ कि 4-5 में सेम सेटअप बन रहा है, बट 4-5 मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मैं हार्डली 2 लूंगा या 3 लूंगा। तो वो 5-6 में से कौन सा 3 हो सकता है, उसमें टेक्निकल के साथ-साथ मैं ये चीज़ को भी ऐड करके मैं देखूँगा कि कौन सा बेस्ट है। चीज़ें क्लियर हुआ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है। कन्फ्यूज़न होता है ना कि सर सेम सेक्टर में तो 10 स्टॉक्स सेम सेटअप बनाया भागने के लिए रेडी है, बट 10 में से मैं 4 या फिर 3 या फिर 2 कैसे चूज़ करें? एक कंडीशन समझ में आ गया सबको? येस और नो बताऊँ? अरे कोई बताओ, समझ में आया या फिर कोई डाउट है? यस सर, क्लियर है सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं। अब आते हैं फ्री फ्लोट। ये फ्री फ्लोट होता क्या है? देखो, फ्री फ्लोट जनरली जो पहले इन्वेस्टर लोग होता, मतलब जो लोग मल्टीवेगर ढूंढता, अ, उन लोग ज्यादा यूज करता था, बट आजकल चीजें बंद हो चुका है। फ्री फ्लोट का मतलब यही है, जैसे मैंने रिलायंस इंडस्ट्री दिखाया था, रिलायंस क्यों नहीं ऊपर जाता है? रीजन यही है कि इसमें इतने सारे कैपेबिलिटी है, इतने सारे शेयर है कि कोई भी इसको खरीद सकता है। एंड देखोगे कि शायद तुम्हारे पास 10,000 है, किसी और के पास 20,000 है, मेरे पास 5,000 है। तो बात यही है कि एक मूवमेंट देने के बाद मैं इजीली बेच सकता हूँ, मतलब बहुत सारे रिटेलर इधर है। तो जो हाई फ्लोट स्टॉक्स होता है, जो हाई लार्ज कैप होता है, रिलायंस हो गया, इन्फी हो गया, टीसीएस, भारती, इसमें क्या है, लोगों का कंट्रीब्यूशन इतना है, रिटेलर इन्वेस्टर का कंट्रीब्यूशन इतना है, तो वो लोग क्या है, कभी भी सेल कर सकता है। अब जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है या फिर जो इन्वेस्टर है, जो बैंक है, जब म्यूचुअल फंड वगैरह करते हैं तो उसमें टॉप 10 लिस्ट निकालोगे कि वो कौन सा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैक्सिमम देखोगे मिड कैप या स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप होता है। तो बड़े बड़े लोगों का नजर, जो इंस्टीट्यूशन प्लेयर का नजर होता है, तो वो लोग देखोगे कहीं ना कहीं तुम्हारे मतलब जो लार्ज कैप या सॉरी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ज्यादा इन्वेस्ट होता है लार्ज कैप के तुलना में। इसी वजह से तो तुमको ज्यादा रिटर्न देता है, नहीं तो बैंक भी तो तुमको 30%, 20%, 15% दे सकता था। तो ये कंसेप्ट को हम लोग भूल जाते हैं। लोग इन्वेस्टमेंट, बड़े लोग इन्वेस्टमेंट वही करते हैं। इनफैक्ट तुम भी जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है कि कोई सस्ता वाला स्टॉक्स ले लूं, कोई मिड मिड कैप ले लूं, कोई माइक्रो कैप ले लूं। कभी ये नहीं सोचते हो कि मेरे को रिलायंस खरीदना है, मेरे को टीसीएस खरीद के 10 साल होल्ड करना है, या फिर मेरे फ्यूचर के लिए मैं लेता हूँ, क्योंकि क्या लगता है कि वो महंगा है, हम क्यों लेंगे, हम सस्ते वाला लेंगे। तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में हम लोग धीरे-धीरे आ जाते हैं, बट जब ट्रेड करने जाते हैं तो हम लार्ज कैप की तरफ देखते हैं। अब लार्ज कैप में क्या होता है, स्पेशली जिसमें एफएनओ है, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी फ्यूचर बाय करता है, ज़रा-सा भी पॉइंट मिलता है, बेच देता है। उसमें अगर ऑप्शन ट्रेड है, तो मैंने 100 क्वांटिटी लेके रखा, मुझे 10 पॉइंट मिल गया, मैं बेच दे रहा हूँ। तो उसमें फ्लक्चुएशन इतना है कि मार्केट को ऊपर जाने ही नहीं देता है। अगर जाता है तो बहुत धीरे-धीरे, ऐसा नहीं कि लार्ज का ऊपर नहीं जाता, लार्ज का ऊपर जाता है बट बहुत स्लो। वही तो 20 दिन में एवरेज तुम्हारा 2%, 1%, 3%। तो यही चीज़
जो फ्री फ्लोट स्टॉक्स होता है, जो मिड कैप या स्मॉल कैप में आता है, उसमें क्या होता है कि इतने सारे बज़र नहीं रहता है, इतने सारे पार्टिसिपेशन नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, मिड कैप, स्मॉल कैप क्यों इतना 10%, 15%, 20%, 50% मूव देता है? बेचने वाला कोई नहीं होता है। मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर लोग होते हैं, वहाँ पे रिटेलर या फिर ये लोग नहीं होते हैं, ठीक है? तो जो इन्वेस्टर है, जो एचएनआई है, जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, तो उनका व्यूज कभी भी 10 दिन, 2 महीना, 1 साल नहीं रहता, उनका लॉन्ग टर्म रहता है। पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाओगे तो देखोगे कि जो टॉप 10 स्टॉक्स है, उनका 5 साल पहले, 4 साल पहले भी देखोगे वही है। तो उनका व्यू वो रहता है। तो उनका काम ही है, मैं स्टॉक्स को ऊपर लेके जाऊंगा, मैं बेचूंगा नहीं। और वो जो बीच में जो पॉइंट मिलता है, ठीक है, बीच में जो गैप होता है, उसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। और वही हमें ढूंढना है और उसी में अपने को पार्टिसिपेट करना है। जितने सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वो देखोगे मिड कैप का ही फोटो देंगे। अपना प्रॉफिट का जब देंगे तो मिड कैप का या फिर स्मॉल कैप का देंगे। पर तुम्हें जब बाय करने बोलेंगे, चार्ट पैटर्न देंगे, तो लार्ज कैप का देंगे। रीजन क्या है? रीजन दो चीजें। लार्ज, दो चीज होता है। लर्निंग पर्पज के लिए वो लोग लार्ज कैप इसलिए देते हैं ताकि तुम्हारा लॉस कम हो, ठीक है। एंड सेकंड चीज है, वो कभी भी अपना राज नहीं बताएंगे। लोग जो स्विंग ट्रेडिंग में इतने कमाते हैं, जेन्युइनली देखो, ऑप्शन से भी स्विंग में ज्यादा कमाते हैं, वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप में ही आते हैं, लार्ज कैप में कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्री फ्लोट का कंसेप्ट, आई थिंक समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ओके, एडीआर का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। एडीआर का जो अलग से कुछ इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो मैंने इंडिकेटर दिखा, इसका नाम देख लो, चाहो तो यूज़ कर सकते हो या फिर नहीं। ये कुछ बीसीबी स्विंग करके अपना नाम बना के रखा। एंड ये कुछ इधर से तो समझ में आएगा नहीं इसका। पता नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। मैं इंडिकेटर में स्क्रीनशॉट उठा के मैं दे दूंगा, ठीक है। मेरा ये ऐड टू फेवरेट किया हुआ है, इसलिए मुझे दिख रहा है। चलो, तो एडीआर का कंसेप्ट हो गया, फ्री फ्लोट हो गया, मार्केट कैप। मार्केट कैप का भी मैंने बता दी। इनफैक्ट यहाँ पे भी तुमको मार्केट कैप दिखेगा, ठीक है। रिलायंस का मार्केट कैप देखो। वहीं पे अगर हम लोग जोमेटो पे जाए, तो जोमेटो का मार्केट कैप कितना है? फिर भी है अच्छा खासा, फिर भी इतना ही है, ठीक है। देखो मूवमेंट देखो, जोमेटो का 4.48%। मैंने जो वीडीएल लिया उसका देखते हैं। वीडीएल का मार्केट कैप ये देखो, वो भी 4.60%। चलो, एक आता है यूडी रेशियो, इस पे बात करते हैं। यूडी रेशियो क्या होता है, देखते हैं। ओके, मार्केट में एक वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। मार्केट में एक वोलेटिलिटी होता है इन द सेंस, नहीं ये मैंने गलत वाला कर दिया। अप, डाउन, आई थिंक ये वाला है। हम्म, देखो, मार्केट में एक वोलेटिलिटी होता है, ठीक है। चीजों को हमें समझना है। सो ये जो रेंज है, रेड ग्रीन, ये रेड ग्रीन जो होता है ना, ये हमें बहुत डराता है, राइट। बहुत डराता है। यहाँ पे देखो, इसको मैं तब तक नॉर्मल कर देता हूँ। ये जोन देखो,
तो ये ज़ोन हमें क्या बताता है कि अप एंड डाउन का जो रेशियो है, देखो यहाँ पे 2 लाइन है। एक लाइन है 1, सिर्फ़ इसी लाइन को देखो जो 1 है, ऊपर वाला लाइन छोड़ दो। तो अप एंड डाउन का रेशियो जब 1 के नीचे है, ठीक है? तो मतलब क्या होता है कि आप मतलब जो ग्रीन कैंडल है, उससे ज़्यादा रेड कैंडल बन रहा है। यहाँ पे देखो वैसे भी तुमको दिख जाएगा। रेड कैंडल ज़्यादा बन रहा है ग्रीन के हिसाब से। मतलब मार्केट में जो सेंटिमेंट है, जो रेशियो जैसे हम लोग एडवांस डिक्लाइन रेशियो देख के हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर निफ्टी 50 में मोर देन 30 अगर एडवांस हुआ है तो शायद निफ्टी कल भी ऊपर जा सकता है, लाइक दैट। सो यहाँ पे ज्यादातर रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल के हिसाब से, एंड यहाँ पे जो कैलकुलेटर है वो भी बता रहा है कि मैं 1 के नीचे हूँ। अगर 1 के नीचे है तो इसमें नेगेटिविटी है, जहाँ की 1 के ऊपर है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल देता है। ये देख के हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, ये देख के हम लोग चीजें को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यही देखो मार्केट का मूवमेंट जनरली जब पॉजिटिव 1 जनरली 1.5 के ऊपर जब आता है तो इसमें एक हाई मूवमेंट आता है। तो ये एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो, सॉरी अप एंड डाउन जो रेशियो है उसके बारे में बता रहा हूँ। क्या इसके लिए इंडिकेटर देखना है? मैं एक इंडिकेटर दिखा के बस ये समझा रहा हूँ कि ये जो साइडवेज एरिया है या फिर ये जो रेड एरिया है, इसको बस समझो कि हम लोग क्यों यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं। जब अपने नेकेड आई से ये जगह पसंद नहीं है, फिर ट्रेड क्यों लेते हो किसी और के बात सुनते हुए? तो हमेशा वो चीज़ देखो जहाँ पे तुमको देख के लग रहा है। एंड यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम भी देखेंगे, वॉल्यूम इस जगह पे है ही नहीं। रेड वॉल्यूम देखो एकदम नहीं है। हमें हमेशा वो जगह चूज करना है जहां पे अपने को सेलर्स ना दिखे। यहाँ पे ट्रेड लेने का रीजन क्या था मेरा? देखो ये मेरा सिंपल 20 एसएमए का एक एवरेज है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लगातार देखें 1 2 3 4 5, हमेशा याद रखना 5 दिन का जो कंसेप्ट है, एक वीक का जो कंसेप्ट है, एक वीक में अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को उस तरह से बीट नहीं कर पाए एंड उसके बाद वॉल्यूम भी अगर एवरेज से ऊपर नहीं गया तो वो स्टॉक्स में कभी भी एक ब्लास्ट आ सकता है। ठीक है, तो यही रीजन था मैंने यहाँ पे एंट्री किया। एंड ये मेरे को ऑलरेडी कुछ पहला दिन तो 7% के आसपास दिया था, एंड आज अगर क्लोजिंग ले लो तो कुछ 4% के आसपास मुझे दिख रहा है। हालांकि एंट्री बहुत पहले हुआ था बट मैं ब्रेकआउट के लिए वेट किया था। लास्ट वाला कैंडल भी देखो, इसका वॉल्यूम देखो और इसका कैंडल देखो, कहीं पे एग्रीमेंट लग रहा है, मतलब यहाँ पे सेलिंग का कुछ है ही नहीं। ये बस जिन लोगों ने यहाँ पे एंट्री किया उसको भगाने के लिए ये चीज बनाया गया। और एक है स्टॉक्स सेम टाइप का, मैंने ग्रुप पे भी मैंने कंटिन्यू उस दिन दे रहा था, ये सारे स्टॉक्स पे फोकस करो। सेम देखो, ये एक सपोर्ट जोन पे ऑलरेडी मार्केट आ चुका है। ठीक है, देखो पुराने जितने सारे कॉन्सेप्ट है उसको भूलना नहीं, वो तो है, वो मैंडेटरी है। ये सपोर्टिंग साइंटिफिक रूल्स है, वॉल्यूम है ही नहीं। उसके बाद अचानक वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो चुका है, एंड एज यूजुअल बाकी जो एडीआर वगैरह जो है वो देखोगे वो अपने फेवर में ही है। एंड इनफैक्ट अपना जो अप एंड डाउन रेशियो है वो ग्रीन में है। तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। एंड अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न भी बनते जा रहा है, मतलब काइंड ऑफ एक बॉटम भी हम लोग पकड़ सकते हैं। बट उससे भी पॉजिटिव बात जो है, अगर मैं यहाँ पे भी एंट्री करूं, मेरा स्टॉप लॉस कहाँ है? मेरा एंट्री से मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 2.88%। वीडीएल का देखते हैं मेरा स्टॉप लॉस क्या है। सिर्फ 2%। ये इसका खूबसूरती है, अगर हिट करेगा तो मेरा कितना लेके जाएगा? 2%। बट मुझे अगर दे के जाएगा, ऑलरेडी मैं 1.5% में हूँ।
रिस्क एंड रेशियो अगर देखूंगा तो 1:5 रेशियो पे ऑलरेडी मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं चाहूँ तो मैं निकल सकता हूँ। इनफैक्ट मुझे फर्स्ट दिन आराम से कुछ 5% के आसपास दे भी दिया था। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी अपडेट किया था। बट मेरा इसका टारगेट है 501 रुपए या फिर हाँ इसके आसपास। तो इस हिसाब से हमें पता चलता है कि मार्केट का फुटप्रिंट क्या है, कि जो बिग मूव का फुटप्रिंट है वो यही है, वो यही है। देखो ये जो स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स को मैंने काफी पहले मैंने इसको स्टॉक्स करना स्टार्ट किया था। ये देखो ये जो लगातार 2 कैंडल बना था, तो मुझे पता चल गया था कि अब इंस्टीट्यूशन प्लेयर एंट्री कर दिया। बट वही चीज मैं बताऊंगा, इसको अगर तुम लोग स्कैनर पे चेक करोगे तो इस कैंडल या फिर इस कैंडल पे तुमको दिखाएगा, तुम क्या करोगे, नेक्स्ट दिन इसके ऊपर बाय कर लोगे। कुछ लोग अगर इसको क्लोजिंग चार्ट पे देखेगा तो इसके ऊपर बाय कर लेगा, बट नहीं। मेरा जो रूल्स है, फर्स्ट मेरे को 50 एसएमए के आसपास आना चाहिए। 50 एसएमए से दूर अगर जाएगा तो मैं एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है, मेरा 8% के अंदर आ रहा है तो मैं लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा, हालांकि मैं इसको लिया भी नहीं। तो यही चीज है, एक मूव देने के बाद वो अपना मूवमेंट एवरेज करने के लिए वापस आएगा ही आएगा। अब इस स्टॉक्स को तुम लोग देख सकते हो, ठीक है, फॉर लर्निंग पर्पस ही देख लो, बट देख लो इंस्टीट्यूशन प्लेयर का मूवमेंट हमेशा इस जगह पे होता है। बट कभी भी वो लोग नहीं चाहेगा कि तुम उसके साथ एंट्री करो, तो वो लोग तुमको भगाने के लिए कंटिन्यू 2-3 दिन आएगा। बट यहाँ पे अगर 5 दिन अगर तुम्हारा नेगेटिव आ जाता तो फिर ये ऊपर जाने में और दिक्कत हो जाता। अगर हम लोग फिबोनाची लगाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये सिर्फ 23.60 के आसपास से ये रिटर्न जा रहा है, 50 के नीचे नहीं आया। तो ये सारे काफी सारे टूल्स है, काफी सारे नॉलेज है। सिर्फ प्राइस एक्शन देख के भी पता कर सकते हो कि ये सही में जेन्युइन रिट्रेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कभी भी बड़ा वॉल्यूम बड़ा कैंडल देख के एंट्री मत करो, देखो जहां से डिमांड स्टार्ट हुआ। ये अगर मेरा डिमांड जोन है, अगर यहाँ से मेरा डिमांड स्टार्ट हुआ, क्या ये कैंडल इससे बहुत दूर जा चुका है? भाई 12% दे चुका है। जो 12% दे चुका है डेफिनेटली वो कंटिन्यू और 12 नहीं देगा, उसको डेफिनेटली एक रिट्रेसमेंट चाहिए। सेम वही चीज है, अगर हम लोग दूसरे डिमांड जोन पे अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे भी देखेंगे ये वाला कैंडल बहुत दूर जा चुका है। अब ये आया फिर से एक डिमांड जोन पे, अब ये आया डिमांड जोन पे, ये यहाँ पे भी होल्ड हुआ, यहाँ पे भी होल्ड हुआ एंड इसी जोन पे है। अब इसका ब्रेकआउट अगर देंगे तो हम लोग इसके साथ ट्रेड कर पाएंगे। तब तक देखेंगे 50 SMA भी आसपास कुछ 8-10% के पास ही होगा। तो अप एंड डाउन जो रेशियो है वो हम लोग देख लिए, फुटप्रिंट का जो कहानी है वो भी बता दिया। ऐसा नहीं कि बड़ा वॉल्यूम होते हम लोग एंट्री कर लेंगे। अगर सेम डे करते, अगर सेम डे करते तो बात अलग है, प्रॉफिट में होते। उसके बाद अगर हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हम लोग ट्रैप हो सकता है। तो हम लोग उस टाइम पे क्या करेंगे, एक साइडवेज जाने देंगे, उसके बाद ब्रेकआउट पे ट्रेड करेंगे। ठीक है, देखो सेम अगर यहाँ पे कोई एंट्री करता वो फंस जाता। हर जगह पे तुम देखो, जब जब बिग मूव आया एक साइडवेज गया ही गया, हर जगह पे। बहुत रेयर केस है कि कंटिन्यू ऊपर गया, बहुत रेयर केस है, बट मैक्सिमम ये होता है जो न्यूज ड्रिवन मार्केट है। और जब नॉर्मल मार्केट होता है, जब जब बड़ा कैंडल बनेगा विथ हाई वॉल्यूम एक साइडवेज जाएगा, मतलब क्या होगा, उस जगह पे जो रिटेलर है उसको भगाएगा और बड़े लोग फिर से अपना क्वांटिटी ऐड करेगा। ऐसे स्टॉक्स पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं ब्रेकआउट पे। ठीक है, टाटा मेटे अगर इसमें देखें, सेम देखो, सब लोग क्या करते हैं, बिग वॉल्यूम बिग कैंडल घुस जाओ, नहीं, वो यहाँ पे रिटेलर को भगाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। अब देखो ये 2 दिन के बाद एक साइडवेज गए, मतलब क्या है, हाँ ये जेन्युइन है, रिटेलर को भगा रहा है, बड़े लोग अपना पोजीशन बना रहे, ऊपर लेके जाएगा अब ये रीजन होता है। सेम देखो, जाना तो इसको ऊपर ही है,
बट हम लोग गलत जगह पे एंट्री करते हैं, हेवी क्वांटिटी लेते हैं एंड अपना लॉस देखते ही बाहर निकल जाते हैं। सेम दूसरी चीज मैं जो बताया, मिड कैप स्मॉल कैप फिर भी ठीक है, 2-4 दिन होल्ड करोगे ऊपर जाएगा। लार्ज कैप हो जाएगा तो मतलब ये 10 दिन 20 दिन 15 दिन तुमको ऐसे ही इधर ही घुमाते रहेगा। ठीक है। ऑलोक इंडस्ट्रीज पता नहीं किसी ने तो बोला था, बट मैंने बोला था कि मुझे डर लग रहा है, क्यों मैं वो बता रहा हूँ। देखो, आलोक इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो मूवमेंट दिया था, ये काफी ऊपर दिया था, 11% का एक सिंगल। तो डेफिनेटली उसके बाद ये जाना पॉसिबल था नहीं, इस वजह से मैंने बोला था कि सोच समझ के इस पर ट्रेड करना। अब आते हैं परसेंटेज चेंज। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक। हमें वो स्टॉक्स ढूंढना है जो कल के दिन हार्डली 4 या 5% उससे ज्यादा मूवमेंट ना दिया हो। ठीक है। अगर हम लोग वीडीएल की बात करें, पिछले दिन कितना मूवमेंट दिया था? 2%। जोमेटो, जब जब मूवमेंट आया उसके पहला वाला कैंडल बस देखो कितना, 0.95%। हिंदुस्तान जिंक 4% के आसपास। मूवमेंट का पहला कैंडल देखो। ठीक है। जो कैंडल एक दिन 8-10%, 20%, 15% दे दिया, वो नेक्स्ट डे वो थक जाएगा, वो देगा ही नहीं। हमें वो स्टॉक्स ढूंढना है जो पिछले दिन 2, 3, 4, 5% है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। उससे ज्यादा अगर कोई मूवमेंट दिया तो तुमको थका देगा, मतलब बहुत रुलाएगा। आई थिंक ये मैंने एक स्कैनर भी बनाया अपना इस पे। ठीक है। इसमें जैसे हेवेल्स इंडिया, अभी अगर इसको देखें, फिर भी देखो एक अच्छा मूवमेंट है, इसको हम लोग लेंगे नहीं। इस टाइप का हम लोग ढूंढेंगे, साथ में बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस है वो हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है। इस टाइप का देखेंगे। ये क्या बोल रहे हैं देखो, इसमें वैसे भी सेलिंग नहीं हो रहा था। ठीक है। एवरेज लाइन भी नीचे गिर चुका है, एवरेज लाइन भी देखोगे नीचे गिर गया, उसको भी तोड़ नहीं पाया। एंड उसके बाद एक छोटू सा कैंडल बना, मतलब यहाँ पे बायर्स मतलब किसी ना किसी इसमें ट्राई कर रहा है। ठीक है। अगर हम लोग कुछ बैक टेस्ट करें इसमें, तो हम लोग देखेंगे ये जो रेड कैंडल है या फिर ये जो रेड कैंडल है, इसके कंपैरिजन में देखो नेक्स्ट दिन मूवमेंट है। सेम अगर बिग कैंडल है तो इसके कंपैरिजन में देखो कोई मूवमेंट नहीं। बड़ा कैंडल, छोटा मूवमेंट, छोटा कैंडल, बड़ा मूवमेंट। ठीक है। मतलब 80% केस में वही देखोगे, पिछले दिन अगर मेरा परसेंटेज चेंज कम है, ठीक है, अगर लगातार 2-3 दिन होता है, जिसको हम लोग मल्टी इनसाइड बार भी बोल सकते हैं, छोटा 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 कैंडल बन रहा है, तो मतलब समझ जाओ कि बड़ा एक मूव आने का चांसेस है। ठीक है। इस टाइप का बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो हमें वही स्टॉक्स ढूंढना है जब हम लोग स्क्रीनर पे या फिर किसी भी इसमें अगर हम लोग देखते हैं, हालांकि देखना तो नहीं चाहिए स्क्रीनर पे, मैं तो यही बोलता हूँ कि हमेशा अगर डायरेक्ट देखोगे तो अच्छा है। तो इस टाइप का अगर छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो इसके बाद अगर ब्रेकआउट दे 52 हाई है, मतलब 52 वीक हाई, तो मतलब वो जो रैली होगा ना वो जबरदस्त बनेगा, छोटा छोटा कैंडल के बाद। हमेशा याद रखना, छोटा कैंडल मतलब नेक्स्ट दिन मूव आने का चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग जो करते हैं, तो नैरो सीपीआर का कंसेप्ट मैंने पिछले दिन वीडियो में बताया था, वो वही चीज है। आज अगर नैरो डे है या फिर 2-3 दिन से कंटिन्यू नैरो चल रहा है अपना कैंडल स्टिक, मतलब मूवमेंट आने का चांसेस है। नैरो में क्या है, इंस्टीट्यूशन प्लेयर अपना एंट्री करते हैं। एक बार चार्टिंग पे दिखा देते हैं कैसे काम करेंगे। हम इस टाइप के स्टॉक्स ढूंढेंगे
ये देखो, ऑलरेडी ये ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है? ऑल टाइम हाई पे है एंड इसका रेंज देखो बहुत छोटा है। अगर हम लोग बाकी इंडिकेटर देखेंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव है एंड ये एक अच्छा खासा सेटअप भी है। अगर इसको हम लोग देखेंगे, ये देखो कंटिन्यू कंसोलिडेशन पे चल रहा है 1, 2, 3, 4 दिन। मतलब इसके बाद अगर एक ब्रेकआउट आएगा, देखो जैसे यहाँ पे आया था, तो ये बहुत अच्छा देगा। सेम अगर पावर ग्रिड पे देखते हैं, इसमें अभी तक पॉजिटिविटी आया नहीं एंड ये डोजी कैंडल बनाया है। इसके बाद अगर एक ग्रीन कैंडल बनता है, ठीक है, छोटा सा ग्रीन कैंडल बनता है, तो फिर इसके ऊपर तुम बाय करोगे तो टारगेट इतना ऊपर तक आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ कोल इंडिया का देखते हैं, हालांकि नेगेटिव में इसका ये था। ये धीरे धीरे अपना जो सेलिंग प्रेशर है इसको घटा रहा है, तो इसमें पॉजिटिविटी आ सकता है। तो इस टाइप का जो छोटा छोटा परसेंटेज है जो पिछले दिन है, उसी पे फोकस करो। जो ऑलरेडी मूव दे चुका है उस पे एंट्री करके कोई फायदा नहीं है, तुमको फंसा देगा, ठीक है? अगर उस टाइप का कुछ देखे, कुछ होगा भी शायद मेरे पास, नहीं ये सारे में एक्चुअली मैंने परसेंटेज फिल्टर करके रखा हूँ। इसमें देखते हैं, ये तो गैप अप हो गया, गैप अप तो देखना ही नहीं है। चलो मैं जितने सारे स्क्रीनर है मैं सब पे परसेंटेज में डाल के रखा हूँ। ये भी है, अच्छा इसमें देखते हैं, शायद इसमें डाला हुआ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल है, मैंने देखा कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत अच्छा कैंडल है। अच्छा ये तो गैप अप है। ये देखो, हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा गैप अप है, सॉरी बहुत अच्छा वॉल्यूम है, बहुत अच्छा कैंडल है, इसके ऊपर बाय कर लेंगे। देखना ये तुमको फंसा देगा, ठीक है? तो इस टाइप का स्टॉक्स को अवॉइड करो। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि जिसका परसेंटेज तुमको कम मिलेगा, भले ही वो तुमको ट्रेड मिले या ना मिले, बट तुम्हारा रिस्क रेशियो भी मतलब बहुत अच्छा फेवरेबल होगा, ठीक है? क्योंकि देखो बात ये है कि तुम्हारा रिस्क अगर इसके नीचे है, कुछ 1.5-2% है, तो अगर तुम्हारा जाएगा तो 2 रुपए ही जाएगा। अगर मिलेगा, मतलब फॉर एग्जांपल है, अगर तुम इसके ऊपर अगर तुम ले रहे हो, ये पूरा अगर आई थिंक 5% के अगर है एंड उसके ऊपर और तुमको और 5% मिल रहा है, सॉरी 10% मिल रहा है, तो वो 1:2 होता है तुम्हारे लिए। बट सेम चीज अगर हम लोग इस जगह पे लेते हैं 2 रुपए पे, तो मतलब 1:5 हो जाएगा। क्वांटिटी भी ज्यादा डाल पाओगे, तुम्हारे लॉसेस भी कम हो जाएगा एंड प्रॉफिट जो है वो तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा। एंड ऑफ द मंथ जाके देखोगे कि तुम्हारे लिए वो ज्यादा है। तो हमेशा ये स्मॉल जो कैंडल है इस पे बाय करना। एंड इसका साइकोलॉजी देखो, ये जो 2-3 कैंडल अगर तुमको मिल जाए ना वो बेस्ट है। 2-3 कैंडल एक रेंज पे है, मैक्स टू मैक्स 5, ठीक है? मिनिमम 3 हो तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे स्टॉक्स ढूंढो जो 2-3 दिन से या फिर 5 दिन से कंसोलिडेट करे एक ही रेंज पे, उसी टाइप का स्टॉक्स देखना। एंड और एक चीज देखना, वो एटलीस्ट जो वीकली आरएसआई है वो 60 के आसपास होना चाहिए, ठीक है? ये कुछ मैं फिल्ट्रेशन बता दिया, कुछ 60 के आसपास होना चाहिए, तो उसमें ना खतरनाक मूव आएगा। 10, 12, 15, 20% जो दे, मिड कैप एंड स्मॉल कैप है तो वो तुमको 12 से 20% इजीली देके जाएगा 1-2 हफ्ते में। तो ये सारे चीज कोई नहीं बताता है, तो चीजों को अच्छा से समझ लो एंड फॉलो करो, ठीक है? आई थिंक सबको सब कुछ समझ में आ गया, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है? Yes, sir. ओके, ये रिकॉर्डिंग मैं दे दूंगा, तुम लोग देखो। उसके बाद अगर कुछ क्वेश्चन आता है किसी के दिमाग में तो ग्रुप में डालो।